जो भी पीपीटी बनाने के लिए दिया जाता है ना, वो सीधा एआई पे जा करके क्रिएट करके तुरंत दे देते हैं। तो वैसा नहीं होता, उनका पूरा का पूरा क्रॉस कर दिया जाएगा। तो आप आर्टिफिशियल एआई के चक्कर में मत रहना। एआई से क्रिएट कर ले पीपीटी, जा करके बोल दे। टीचर बेवकूफ नहीं बैठा है कि आपका एआई से क्रिएटेड वो समझेगा नहीं, सीधा कट कर देगा, जीरो दे देगा। ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और आज मैं टोटल मिड टर्म पे बात करने वाला हूं, जो आपका भी मिड टर्म आने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि कितने यूनिट से कितने यूनिट से क्वेश्चंस आएंगे और कितने मार्क्स के रहेंगे सारे क्वेश्चंस। एक एक क्वेश्चंस कितने मार्क्स के रहेंगे। ऐसा कि मैं ग्रुप में सारा वो पिछले ईयर का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर मैं सेंड कर रहा हूँ। और मेरे पास जो नहीं था वो मेरे एक फ्रेंड है, वो सेंड करे हैं ग्रुप में। तो आप देख लेना, उस टाइप सिमिलर तो बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन एक तरह से आपको आइडिया मिल जाएगा कि उस टाइप का क्वेश्चंस पेपर में आ सकता है। तो मैं जिस तरह से आपको मैं भेजा हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, आप एक बार उसको देख लेना। और कितने यूनिट से आएगा वो मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। और मैं बात करूंगा कि लिखने का सही तरीका, जो आप आंसर्स करोगे ना, आंसर करोगे तो वो सही तरीका उसका क्या होगा, मैं उस पर भी आज बात करूंगा। और मैं बात करूंगा कि YouTube से देख करके कैसे पढ़ें और YouTube से देख करके नोट्स कैसे बनाएं। ये भी मैं ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ कि बेस्ट YouTube वीडियोस जो है इसी, जैसे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का या आपके जो भी टॉपिक्स आते हैं, जो भी चैप्टर्स के, वो कैसे कैसे उसका जो सही चीज़ है यूट्यूब के वीडियो पे कैसे मिलेगा, उसका मैं लिंक ग्रुप में भेज चुका हूँ। अगर आप लोग बताओगे तो मैं दोबारा भेज दूंगा। और 15 दिन पहले से रिवाइज किस तरीके से करना है, किस टेक्निक से 15 दिन पहले से रिवाइज करना स्टार्ट करना है, वो भी मैं बताऊंगा। क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, 10 दिसंबर से आप लोग का मिड टर्म स्टार्ट होने वाला है। तो 10 दिसंबर के पहले, 15 दिन पहले से आप कैसे किस तरीके से पढ़ें कि आपका अच्छे से कवर अप हो जाए सारा। उसके बाद एक चीज़ और बहुत ही अहम क्वेश्चन आता है। मेरे कुछ सब्सक्राइबर और मेरे कुछ जो ग्रुप्स के मेंबर हैं, जो MBA के हैं, वो बोले थे कि भैया मैं हिंदी मीडियम से हूँ, टोटल मैं हिंदी मीडियम से पढ़ते आ रहा हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे स्टडी करूँ और मैं कैसे लिखूँ इंग्लिश में। क्योंकि इंग्लिश में समझना तो थोड़ा इजी है, लेकिन इंग्लिश में अपने लैंग्वेज में आप उस चीज़ को पूरा का पूरा पेज में कैसे लिखोगे। लेकिन 1-2 पेज नहीं रहता, पूरा का पूरा 15 पेज आपको टोटल फिल करना रहेगा। तो ये चीज़ बहुत बड़ी क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं भी आज मैं सॉर्ट आउट करूँगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि पासिंग मार्क्स पर सब्जेक्ट में कितने नंबर के बाद कितना होता है। किसी में 50 पे 35 होता है, किसी पे 25 होता है, किसी पे 23 होता है। तो ये कैसे होता है, क्या होता है, मैं इस पे बात करूंगा। उसके बाद कैलकुलेटर एग्जामिनेशन हॉल में अलाउ है नहीं है, कैलकुलेट कैसे करें, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कैलकुलेटर्स की जरूरत पड़ सकती है, इस पे भी मैं बात करूंगा। उसके बाद क्या करें, आप प्रैक्टिस करके आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, या फिर किस तरह से आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, इस पे भी मैं आज बात करूंगा। मैं कुछ दिन पहले से, मैं बहुत टाइम से मैं आउट ऑफ स्टेशन था, इसीलिए आज बहुत लंबे टाइम के बाद आप पीछे ब्लू पर्दा देख रहे होंगे। क्योंकि अभी मैं अपने फ्लैट पे हूँ ग्रेटर नोएडा में, वापस आ गया हूँ आप लोग के साथ। आप लोग के जो भी क्वेरी रहेगी मैं फेस टू फेस, 1-to-1 सबको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर। तो कोई भी चीज़, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, आप ग्रुप में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, या पर्सनली मेरे को इंस्टा पे DM कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं। और मैं फिर बात करूंगा कि मिड टर्म का जो पेपर होगा वो कितने दिन तक चलता है। मिड टर्म का पेपर कितने दिन तक चलता है, ऐसे कि टाइम टेबल शायद आप लोग का आ गया होगा, तो आप उस हिसाब से आप देख लेना बीच में कितने दिन गैप होता है, नहीं होता है। क्योंकि अब बहुत नज़दीक पेपर है, 10 दिसंबर से ही है, तो उसी के हिसाब से मैं सारा बात करूंगा। और एग्जाम हॉल में बैठने का जो सही तरीका है वो कैसा होता है, सिक्योरिटी कैसी रहती है वहाँ की, चीटिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इधर उधर देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, किस तरह से चीटिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते, मैं सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि जिनका फी जमा है, सबसे अहम चीज़ कि जिनका फी अभी तक जमा है उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनका फी नहीं जमा है उनके साथ क्या होगा, एग्जाम देने दिया जाएगा या नहीं देने दिया जाएगा। और 75% अटेंडेंस अगर मिड टर्म के पहले तक कंप्लीट नहीं है तो उनके साथ फिर क्या होगा, इस सबसे पे मैं चर्चा आज करूंगा। हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक्स है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जो स्टार्टिंग से हिंदी पढ़ते आए हैं, उनको इंग्लिश में समझ में नहीं आता है, या इंग्लिश में समझ में आता है, तो उनको इंग्लिश में कैसे पढ़ें, कैसे रिवाइज करें, और कैसे मिड टर्म जो 10 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, तो 10 दिसंबर से जो मिड टर्म स्टार्ट होने वाला है उसकी तैयारी कैसे करें और उसको इंग्लिश में कैसे पूरा का पूरा लिखें, तो वो चीज़ मैं आज बात करूँगा। तो उनके लिए सबसे पहले बता दूं कि जो हिंदी मीडियम के हैं वो पहले तो लिखने का प्रैक्टिस करें। जो भी आपके मन में आता है, जरूरी नहीं है कि आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड ही कुछ लिखना हो,
प्रैक्टिस के लिए आप 1 घंटा डेली जो भी मन में आता है उसको आप इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें। ग्रामर जरूरी नहीं कि ईच, एम, आर, एन इस तरह से होना चाहिए। आप कुछ भी आप लिखो, बशर्ते कि आपको समझ में आना चाहिए, इंसान जो अगला इंसान पढ़ेगा कि हाँ ये कहना चाह रहा है, तो उस तरह से आप प्रैक्टिस करो लिखने का। और डेली 1 पेज 2 पेज खुद से आप प्रैक्टिस करोगे कुछ भी लिखने का, तो इंग्लिश में आप लिख लोगे। जो भी चीज आप क्लासेस में समझते हो एज अ थ्योरी, तो उसको एज अ रिटन आप क्लास में आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस करो। और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ें, तो आप सबसे पहले क्या करो कि जो भी नोट्स आपके फैकल्टीज भेजे होंगे ग्रुप में, उस नोट्स में जो भी हेडलाइंस होता है, हेडलाइंस मतलब कि जो भी टॉपिक्स जो मेन टॉपिक्स का जो मेन हेडलाइंस होता है, उसको आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, चैट जीपीटी पे सर्च कर सकते हो। चैट जीपीटी पे सर्च करोगे तो हिंदी में भी आप सर्च कर सकते हो, हिंदी में आप पूरा का पूरा समझ जाओ और उसको इंग्लिश में लिखने की कोशिश करो। तो कोशिश करोगे, लिखने की प्रैक्टिस करोगे आप, तभी आपसे होगा, वरना नहीं हो सकता है। तो हिंदी मीडियम के जो है उनको थोड़ा दिक्कत आ सकती है, जो आ गए हैं अब, तो उनके लिए अभी जो भी उपाय है वो यही है कि आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो आपसे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत बड़ा भी ये नहीं है, हो जाएगा, सब कुछ पॉसिबल है, बशर्ते कि आप मेहनत करो। और मेहनत करो तो सही डायरेक्शन में मेहनत करो, तो आपका हो जाएगा एनी हाउ। बस इतना याद रखना कि बैक नहीं लगने देना। बैक अगर लग जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जैसा मेरे साथ भी हुआ था एक टाइम में। उसके बारे में मैं पिछले वीडियोज़ में बहुत सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो बैक बिल्कुल मत लगने देना आप। और आप सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आप लिखने की प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करोगे, बोलने का भी कोई ज़रूरत नहीं, लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो आप वो आपके आंसर शीट में आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। आंसर शीट में जब भी आप करोगे तो दोनों साइड मार्जिन छोड़ के अपना आंसर करोगे, और सीक्वेंस वाइज आंसर करोगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी से आंसर अगर आएगा तो सेक्शंस उसमें लिखना है, क्वेश्चंस लिखना है, ये सारा कुछ आप करके लिखोगे। और बिल्कुल नीट एंड क्लीन, पॉइंट बाय पॉइंट आंसर रहना चाहिए। अगर मान लिया कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में इन्वेंट्री आ गया या प्राइसिंग आ गया, तो इन्वेंट्री क्या है, तो इन्वेंट्री क्या है उसको आप हिंदी में पहले आप सर्च कर लो, हिंदी में क्या है, कैसे चैट जीपीटी पे सर्च कर लो हिंदी में क्या है नहीं है। उसके बाद फिर आप यूट्यूब पे सर्च करो इन्वेंट्री क्या है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में, या फिर आप गूगल कर सकते हो। तो ये सारा कुछ जगह सर्च करके आप पहले एनालाइज कर लो कि कहाँ पे मैं अच्छे से समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ। उसके बाद फिर उसको आप इंग्लिश में लिखने की कोशिश करो। अगर इंग्लिश में बिल्कुल नहीं आता है तो फिर कोई हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इंग्लिश में आपको लिखना ही पड़ेगा। यानी हाउ 15 पेज का टोटल आंसर शीट रहता है और 15 पेज आपको टोटल इंग्लिश में आपको लिखना ही पड़ेगा। तो मैं जो इंग्लिश हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जो पहले रह चुके उनके लिए ये बात था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो लिखने का। और अभी बहुत कम टाइम है, इसीलिए प्रैक्टिस करो और उसको रिवाइज करो, उसको लिखने की कोशिश करो। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 से शायद आप लोग का आने वाला है, तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 से भी जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस मैं ग्रुप में भेज दिया हूँ, जैसा कि आपने देखा होगा। और ग्रुप्स के लिंक भी यूट्यूब चैनल के लिंक भी मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया हूँ, कि जैसे मान लिया स्टैट्स में प्रॉब्लम हो रहा है, तो स्टैट्स में यूट्यूब पे कौन बंदा सबसे अच्छे से तरीके से बताया है, तो वो उसका मैं लिंक कॉपी करके मैं ग्रुप में भेज दिया हूँ। अगर आप लोग के पास नहीं होगा तो फिर से बताना, मैं ग्रुप में फिर से डाल दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्लास पे डिपेंड मत रहो। क्लास अगर जाओगे तो क्लासेस जाने से वो टोटल टाइम वेस्ट है, ठीक है। क्लासेस जाओ बस अटेंडेंस बनाने के लिए, क्लास में जो बताते हैं वो सुनो, ऐसा नहीं है कि क्लासेस मत जाओ या करो। लेकिन क्लासेस में जितना आप मेहनत करते हो ना, उससे ज़्यादा मेहनत अगर सेल्फ स्टडी में कर दिया ना, तो आपका A1 सब में आने वाला है। तो आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करो, क्लासेस पे भी फोकस करो, लेकिन उससे ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, क्योंकि पेपर बहुत ही पास है आपका। और डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, सब कुछ पॉसिबल है। तो बिल्कुल मेहनत करके करना है, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज सब कुछ पॉसिबल है और सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और मैं अब बात करूंगा कि कैलकुलेटर कौन कौन से सब्जेक्ट्स में जरूरत पड़ेगा। तो कैलकुलेटर पड़ेगा जरूरत आपका स्टैट्स में, अकाउंट्स में। और कैलकुलेटर ले जाने दिया जाता है कि नहीं, कैलकुलेटर आपका बिल्कुल ले जाने दिया जाएगा। अकाउंट्स में स्टैटिक्स में जिसमें भी कैलकुलेशन करने की जरूरत होती है, आप कैलकुलेटर ले जा सकते हो। तो चीटिंग्स तो बिल्कुल नहीं चलता है, क्योंकि एक क्लास में 2 टीचर्स रहते हैं, एक आगे रहते हैं और एक पीछे रहते हैं, और आगे पीछे ऐसे ही मतलब वो चेंज करते रहेंगे सीट। तो आपका चीटिंग्स करने बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। और जो चालाक बच्चे रहते हैं वो चालाकी करके चीटिंग कर लेते हैं, लेकिन वो कब तक चालाकी करते रहेंगे, पूरी जिंदगी तो चालाकी नहीं करेंगे ना कहीं तो उनको कंपनी की जैसे HR सामने बैठेगी, वहां पे चीटिंग तो काम नहीं चलेगा। तो चीटिंग्स बिल्कुल नहीं जो होता है। और अगर आप पकड़े गए तो उसका फिर आप UFM लगता है। UFM लगने के कारण कि पूरा जो पेपर आप करके रहोगे उसको काट दिया जाएगा, और डीन के पास आपको उनका एक अपना टाइम होता है, उसमें
बुलाया जाएगा। तो ये सब का कुछ प्रोसेस होता है, तो आप चीटिंग बिल्कुल मत करना, और चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो उस पर कार्रवाई की जाती है यहाँ। और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स बिल्कुल नहीं ले जाया जाता है, जैसे कि मोबाइल्स हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स जैसे कैलकुलेटर छोड़ के आप कुछ भी नहीं ले जा सकते हो। तो ये सब चीज़ अवॉइड करना। वाटर बोतल, पेन और ये क्वेश्चन, एडमिट कार्ड आप ले जा सकते हो। और अब करेंगे अटेंडेंस की बात। तो 75% जिनका अटेंडेंस नहीं पूरा हो रहा है और क्राइटेरिया 75% से गिरा भी नहीं है उनका, तो 75% बिल्कुल रखना है। 75% अगर नीचे है तो आपको डिबार्ड लग जाता है। डिबार्ड का क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ पिछले बहुत सारे वीडियोस में। डिबार्ड यही होता है कि आपको 2300 रुपया पेनाल्टी दे करके आपको ऑड इवन के अनुसार समर वेकेशन में आपको पेपर देना पड़ेगा। मान लिया कि मेरा डिबार्ड लग गया मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में, या तो मेरा डिबार्ड लग गया स्टैटिक्स में। तो डिबार्ड उन्हीं बच्चों को लगता है जिनका 75% से अटेंडेंस कम होता है। तो डिबार्ड लग जाएगा ना, उसके बाद फिर आपको 2300 रुपये आपसे चार्ज किया जाता है। और उस स्पेशल सब्जेक्ट्स की आपकी क्लासेस चलेंगी, मात्र 10 से 15 दिन क्लासेस चलती हैं। और उसके बाद फिर आपको उस सब्जेक्ट्स का पेपर देना होगा। पेपर देने के बाद फिर उसमें आपको पास आउट होना पड़ेगा। और सेम प्रोसेस बैक वालों की है। अगर मान लिया किसी में बैक लग जाता है, मान लिया स्टैटिक्स में बैक लग जाता है, तो बैक वालों और डिबार्ड वाले बच्चे दोनों एक साथ पेपर देंगे, बशर्ते कि डिबार्ड वाले बच्चे क्लासेस करेंगे और बैक वाले बच्चे क्लासेस नहीं करते, वो डायरेक्ट एग्जाम देते हैं। तो आप बैक बिल्कुल मत लगने देना और डिबार्ड बिल्कुल मत लगने देना, ये दोनों आप करो। डिबार्ड अगर लग भी जाता है तो दोबारा पेपर दे सकते हो, लेकिन अवॉइड करो कि डिबार्ड लग जाए, ठीक है। डिबार्ड बिल्कुल मत लगने देना और बैक बिल्कुल मत लगने देना, ठीक है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी नहीं तो आप लोग को खा जाएगी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी किसी की नहीं सुनती है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी डिबार्ड वाले बच्चों को नहीं सुनती है ना, बैक वाले बच्चों को सुनती है। तो ये सब चीज़ आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखो। फिर प्रैक्टिस, और जो बच्चे हिंदी मीडियम से नहीं है, जिनको इंग्लिश भी बहुत अच्छे से आती है, पेपर भी अच्छे से कर सकते हैं, वो भी बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अब बहुत कम टाइम है। जो भी आपकी फैकल्टीज ग्रुप में नोट्स भेजती है ना, उनको उन पे पूरा का पूरा रिसर्च करो, उनको एनालाइज करो, और इधर उधर के चक्कर में मत रहो कि इधर से नोट्स आ रहा है उधर से नोट्स आ रहा है। आप अपने मेहनत से उस नोट्स को क्रिएट करने का तो अब टाइम नहीं है, 10-20 दिन टाइम है। तो आप उसी पीडीएफ को पढ़ो। नहीं समझ में आ रहा उस पीडीएफ से जो टीचर भेजे हैं, तो आप उस चीज को यूट्यूब पे सर्च करो, चैट जीपीटी पे सर्च करो, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके सर्च करो, तो आपको हो जाएगा। बात रही स्पेशल स्टैट्स, अकाउंट्स, जिसमें न्यूमेरिकल्स ही रहते हैं, तो न्यूमेरिकल्स जो होता है उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो वो है कि आप नए नए क्वेश्चंस को सर्च करो कि न्यूमेरिकल्स मीन मोड मीडियन जो होता है स्टैट्स में, या यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 से रिलेटेड, उस क्वेश्चन को आप वापस लाओ यूट्यूब से। जो भी बंदा यूट्यूब पे बता रहा है कि इसका क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्यूशन मतलब सॉल्व करो, और जो मैंने भेजा है जो क्वेश्चन पेपर, उसको आप खुद से सॉल्व करो। आज मैं 2-3 चीज और मैं ग्रुप में भेजने वाला हूँ, उसको भी आप खुद से सॉल्व करना। जितना ज्यादा सॉल्व करोगे ना, जितना ज्यादा न्यूमेरिकल्स बनाओगे, उतना ज्यादा आपको एग्जामिनेशन में सॉल्व करने में ईजी होगा, ठीक। अकाउंट्स में एक जर्नल बनाने में आपको 2-3-4-5 पेज लग जाता है, तो जर्नल वगैरह अच्छे से बनाया करो, और बिल्कुल फ्रेश रहना चाहिए, बिल्कुल कचड़ा नहीं दिखना चाहिए आंसर शीट आपका। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करो, ऑल ओवर मिला करके कि आप प्रैक्टिस करो तो ज्यादा बेटर आप समझ पाओगे। और अभी आप सोचोगे बुक से पढ़े, लाइब्रेरी में जाके बुक से पढ़े, लाइब्रेरी में जाकर ये करे वो करे, तो ये सब का टाइम बिल्कुल नहीं है दोस्त। बुक से पढ़ने के चक्कर में आपका जो मेन टॉपिक है वो निकल जाएगा। तो बुक से मत पढ़ो, और बाकी नोट्स है उसी से पढ़ो, उसी से काफी होता है पढ़ना। जो भी टीचर्स भेजते हैं वो बहुत काफी है, बहुत बेटर रहता है, उसी से आप पढ़ो, आपका हो जाएगा क्लियर। आपका इंटरनल असेसमेंट 2 का अभी पीपीटी चल रहा होगा, तो इंटरनल असेसमेंट 2 का प्रेजेंटेशन चल रहा है, तो प्रेजेंटेशन इसमें आप लोग देना बिल्कुल। और इसमें मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे इंटरनल असेसमेंट में ना क्या करते हैं कि IA2 में जो भी पीपीटी बनाने के लिए दिया जाता है ना, वो सीधा AI पे जा करके क्रिएट करके तुरंत दे देते हैं। तो वैसा नहीं होता, उनका पूरा का पूरा क्रॉस कर दिया जाएगा। तो आप आर्टिफिशियल AI के चक्कर में मत रहना। AI से क्रिएट कर ले पीपीटी, जा करके बोलते हैं, टीचर बेवकूफ नहीं बैठा है कि आपका AI से क्रिएटेड वो समझेगा नहीं, सीधा कट कर देगा, 0 दे देगा, ठीक है। खुद से थोड़ा मेहनत करो, कंटेंट कहीं से लेके आओ, आप पीपीटी कहीं से बनाओ। तो पीपीटी में जो भी स्लाइड्स बनाते हो ना, कंटेंट से लेकर के उसमें पॉइंट बाय पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, समरी, कंक्लूजन, केस स्टडीज का एक स्लाइड बना दो स्पेशल, ये कंक्लूजन बना दो, इंट्रोडक्शन बना दो। इस तरह से आप स्लाइड्स बनाओगे। बाकी मेरी एक स्पेशल वीडियो 32 मिनट की है कि कैसे पीपीटी रेडी करें। अगर जिनको प्रॉब्लम होगा मेरे पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हो, बहुत सारे मैं वीडियोज इस टॉपिक पे अपलोड कर चुका हूँ। तो अभी फिलहाल फोकस करो मिड टर्म के, मिड टर्म मेरा बस क्लियर हो जाए कैसे भी। मिड टर्म अगर क्लियर कर लेते हो तो आपका 15 दिन के बाद शायद ये होगा, एंड टर्म होगा।
तो एंड टर्म में टोटल 5 यूनिट से क्वेश्चन आते हैं, उसकी स्पेशल एक वीडियो आएगी। आप पहले मिड टर्म पे फोकस करो, 1 2 3 ये तीनों यूनिट को आप पढ़ लो अच्छे से, और जो भी फैकल्टीज नोट्स देते हैं उसी में से पढ़ो, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है उसमें से पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है तो आप यूट्यूब है, और बाकी आप मुझे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि भैया मुझे ये चैप्टर में प्रॉब्लम हो रहा है, इस सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम हो रहा है, इस सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसे करें, तो आप मुझे बता देना। मैं इंस्टेंटली आपको अगर फ्री रहता हूँ तो मैं तुरंत जवाब देता हूँ। अब तो मैं जवाब दूंगा क्योंकि अब मैं अपने इधर ग्रेटर नोएडा आ गया हूँ, तो अब मैं फ्री हूँ थोड़ा कुछ दिन तक, और मेरे ग्रुप में ऐड नहीं हो तो आप सबसे पहले मेरे ग्रुप में ऐड हो जाओ। मैं लेटेस्ट जानकारी जो भी होता है मैं दूंगा। एग्जामिनेशन हॉल में कैसे बैठेगा, तो एक MBA का बच्चा रहता है, उसके बाद फिर BBA का रहेगा या BTech का रहेगा, उसके बाद फिर MBA का रहेगा, फिर उसके बाद BBA या BTech का रहेगा या फिर MBA का रहेगा, मतलब अल्टरनेट करके बैठाता है, एक छोड़ के एक MBA, एक छोड़ के एक MBA, ऐसे करके बैठाया जाता था मेरे टाइम में। अब आप लोग के टाइम में भी मे भी ऐसा ही हो, लेकिन मेरे टाइम में ऐसे बैठाया जाता था। और लास्ट में मैं ये बात कर लूँ कि फी जमा जिनका नहीं है उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो अंडरटेकिंग का फॉर्म आता है, अंडरटेकिंग का फॉर्म आप भर दीजिएगा 3rd फ्लोर पे जाकर के रजिस्ट्रार ऑफिस में। जिनका फी पेंडिंग की वजह से एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हो पा रहा है वो अंडरटेकिंग का फॉर्म भर देंगे, और अंडरटेकिंग का फॉर्म भरने के बाद उसमें डेट दिया रहेगा कि आप इतने इतने टाइम तक पूरा फी जमा कर देंगे या इतना फी जमा कर देंगे, तो वहाँ पे ऑप्शन रहता है वो कर दीजिएगा, हो जाएगा। और एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, शायद एंड टर्म में प्रॉब्लम करे, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है फी के कारण मिड टर्म का प्रॉब्लम कर सकता है, एंड टर्म में प्रॉब्लम कर सकता है। तो एंड अगर इसमें प्रॉब्लम करेगा तो आप अंडरटेकिंग का फॉर्म डाल देना, और बाकी ऑल ओवर मिलाकर के आप प्रैक्टिस करो, अभी से पूरा लग जाओ पढ़ने के लिए, यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 पूरा एकदम बढ़िया से रात दिन एक कर दो पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी जो टाइम है वो पढ़ के आप निकाल लोगे। बाकी 1.5 साल का टाइम रहता है, अगर बैक लग गया गलती से दोस्त तो बिल्कुल ये गलगोटियां माफ नहीं करती है, और कोई पैरवी कोई कुछ नहीं काम देगा। आपको लग रहा है ना कि मैं पैरवी करके पैसे फेंक के कर लूंगा, घंटा कुछ नहीं होने वाला, कितना भी पैसा फेंक दो कोई नहीं सुनेगा, ठीक है। तो आप जितना भी पैरवी रहे, कोई पैरवी काम नहीं करती। पैसे बहुत लोग खाने के चक्कर में रहते हैं, बहुत लोग पैसे खाने के चक्कर में भी रहते हैं। तो आप बहुत लोग बोलेंगे कि मैं करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, पैसे दोगे वो आपका काम करवाते रह जाएंगे, आपका काम नहीं होने वाला है। तो पैसे लेकर के किसी के काम करने के चक्कर में ये है कि आप थोड़ा सा पढ़ लो, अभी भी 15-20 दिन टाइम है, पढ़ करके आप बिल्कुल अपना सब कुछ क्लियर करो, बैक बिल्कुल नहीं लगने देना। बाकी हम आपके साथ हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, चैप्टर्स में प्रॉब्लम होता है, आप मुझे बताइए, मैं आपको तुरंत मैसेज कर दूंगा, लिंक मैं सेंड कर दूंगा कि इस ग्रुप में इस सब्जेक्ट्स में इस टॉपिक के का ये है, वीडियोस है, ये देख लो, या कुछ मैं आपको कहीं से सर्च करके कुछ करके आपको बता दूंगा जिससे आपका क्लियर हो सके। ज्यादा भी इतना बड़ा ये नहीं है, आप पढ़ोगे तो सब कुछ ईजी हो जाएगा। और बाकी इतना याद रखना कि सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में, तो बस मेहनत करो, मेहनत करने से पीछे मत रहो, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखो और मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, सब कुछ पॉसिबल है। लव यू ऑल, जय श्री राम, राधे राधे।